Hello, good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जो सेल का इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंतर्गत कौन कौन सी सेल ऑर्गेनलीज आती हैं, इनका क्या सीक्वेंस है। इसके साथ साथ देखेंगे कि इन ऑर्गेनलीज की स्ट्रक्चर्स क्या है और इन ऑर्गेनलीज का जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत जो ऑर्गेनलीज आती हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और इनके अलग अलग पर्टिकुलर क्या फंक्शन है। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स क्या थी, केमिकल कंपोजिशन क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो पहले चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, जिससे कि आपकी स्टडी की एक कनेक्टिविटी बन जाए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया, सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कौन कौन से मॉडल्स प्रपोज किए, उन सभी मॉडल्स के बारे में वन बाय वन करके हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने केमिकल कंपोजिशन क्या थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि जो मोस्ट स्टेबल मॉडल था जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था, उस मॉडल में मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या था, इन सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद देखा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल के अंदर जो मैट्रिक्स भरा है जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म टू टाइप्स का था, पेरिफेरल पार्ट में जो प्रेजेंट होता है जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, एंड जो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है इसे हम इंडोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद देखा कि जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है इसमें एलिमेंट कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म का फिजिकली क्या नेचर है, उसका क्या केमिकली नेचर है, उसको समझाने के लिए 6 थ्योरी दी गई थी, 6 थ्योरी प्रपोज की गई, जिनको हमने वन बाय वन करके इसे अच्छे से समझ लिया था। ओके, नाउ आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जो हमारे पास इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है ये यूकैरियोटिक सेल के क्या है, मेम्ब्रेनस कंपोनेंट हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत यूकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स आते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सभी की सभी जो मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स हैं या जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। इनमें जो इनका जो वर्क है, ठीक है, जो ये ऑर्गेनलीज हैं इनका जो वर्क है ये एक कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक कैस्केड मैनर में वर्क करेंगे, है ना। एक के बाद दूसरा वाला अपना वर्क करेगा। इसमें सभी के सभी ऑर्गेनलीज के अपने अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी है और इनके अपने इम्पॉर्टेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी ऑर्गेनलीज आती हैं, वो हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वेसिकल्स एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको डायग्राम से की हेल्प से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, ये हमारे पास सेल प्रेजेंट है। सेल के बाहर ये जो हमारे पास लेयर प्रेजेंट है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट सेल के सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली है। एंड ये न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ये आप सभी लोग जानते हैं। जो न्यूक्लियस है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये डबल मेम्ब्रेन है। एक इनर की तरफ मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, ठीक। एंड अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स अगर इंडोप्लाज्मिक से अटैच हैं, तब हम ऐसे जो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है, ठीक है, जो सरफेस है, जो सिस्टर्नी प्रेजेंट है, सिस्टर्नी पर जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी हो जाएगी, रफली हो जाएगी, तभी इन्हें हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह पार्ट जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट हैं, है ना, जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट हैं, तो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके का राइबोसोम, जो दो तरीके का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्यों प्रेजेंट है, इनके फंक्शन की बेसिस पर प्रेजेंट है ना। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका कुछ अलग फंक्शन है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका अपना अलग फंक्शन है, इसलिए ये टू टाइप्स के यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हैं, यानी कि दो तरीके से इनकी अपीयरेंस देखने को मिलती है। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, सिक्रेटरी वेसिकल्स, है ना। क्या है, सिक्रेटरी वेसिकल्स। जो ये सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट होती हैं, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच होकर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, और यही वेसिकल्स सिस्टर्नी या ट्यूब्यूल्स फॉर्म में जब चेंज हो जाती हैं तब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद फिर से कुछ वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है। वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, गोल्जी बॉडी का ही पार्ट होती हैं, जिन्हें हम लाइसोसोम्स कहते हैं। और ये वेसिकल्स ऐसी होती हैं, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन वेसिकल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये फाइगोसाइटोसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इन वेसिकल्स को क्या हम कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं। क्लियर। एंड इसके बाद जो हमारे पास गोल्जी है, गोल्जी का जो सिस पार्ट होता है, यानी कि गोल्जी के पास टू फेज प्रेजेंट होती हैं, एक वो फेज जो न्यूक्लियस की तरफ होती है एंड एक वो फेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। तो जो ट्रांस फेज है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है। जो ट्रांस फेज है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और जो गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी है वही डिटैच होकर लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। एंड जो गोल्जी का सिस फेज होता है, गोल्जी बॉडी का जो सिस फेज होता है ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। तो आपको सिस और ट्रांस फेज को भी याद रखना है। क्लियर। नाउ इसके बाद हम लोग वन बाय वन करके एक एक इसके जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जो इसके सिस्टम में एक एक ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस की ही आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। एंड जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन में ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, ठीक है। जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत ऑर्गेनलीज आती हैं वो हैं वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। आपको इन्हें सीक्वेंस से याद रखना है। सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होगा एंड गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर प्लांट सेल्स होगी तो उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, आल्दो एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये थोड़ा स्मॉल में साइज में थोड़ा स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं वो गर्ल के नाम से। क्लियर। एंड इसके साथ साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है।
अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको फर्स्टली एब्जॉर्ब्ड किसने किया था? फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रेवियर साइंटिस्ट। ग्रेवियर साइंटिस्ट ने इसे सबसे फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब किया था और इसका नाम दिया था उन्होंने इरगैस्ट्रोप्लाज्म। कभी भी आपको टर्म मिले इरगैस्ट्रोप्लाज्म तो ये किसके लिए यूज़ किया गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। इसके बाद इसकी जो डिटेल में जो डिस्कवरी किया, जो इसको डिटेल में स्टडी किया, वो साइंटिस्ट थे पोर्टर एंड क्लॉडे। ठीक है, पोर्टर एंड क्लॉडे ने इसका डिटेल में स्टडी किया। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? पोर्टर एंड क्लॉडे को। ओके, आपको इन दोनों ही पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट टाइम एब्जॉर्व किया ग्रेवियर ने, बट डिटेल में स्टडी जो किया तो वो किया था पोर्टर एंड क्लॉडे ने, तो फिर क्रेडिट भी इन्हीं को मिला। एंड ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसी का एक्सटेंशन होती है, यानी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस की ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसी आउटर मेम्ब्रेन से इस तरीके से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे क्लियर? जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये पूरी होल सेल में स्कैटर्ड होता है और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है, यानी कि इसकी जो फिजिकल अपीरियंस है उसके बेसिस पर ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैसा होता है? ग्रेनुलर, यानी कि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। एंड सेकेंड टाइप का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अग्रेनुलर भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। अब जो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? तो सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं एंड वेसिकल्स। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स हैं एंड वेसिकल्स हैं। जो सिस्टर्नी है ये कैसी हैं? अनब्रांच्ड हैं, है ना, अनब्रांच्ड हैं। और इनके डायामीटर की बात करें तो ये 400 to 500 एंगस्ट्रॉन्ग डायामीटर इनका होता है। और इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट हैं? राइबोसोम प्रेजेंट हैं इस तरीके से, इसीलिए हम इन्हें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। एंड जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैसा है? ब्रांच्ड है, ट्यूब्यूल्स फॉर्म में है और क्या है? ब्रांच्ड हैं। नो प्रेजेंट राइबोसोम, राइबोसोम एब्सेंट है, इसीलिए इसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और इसके डायामीटर की बात करें तो डायामीटर 500 to 1000 एंगस्ट्रॉन्ग इसका डायामीटर है। क्लियर? एंड वेसिकल्स यानी कि सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। वेसिकल्स ये कैसी हैं? राउंड होलो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें केमिकल्स भरे होते हैं और ये फ्यूज़ करके, ठीक है, फ्यूज्ड विथ सिस फेज और कॉन्वेक्स फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यही जो हमारे पास ये वेसिकल्स हैं यही फ्यूज़ करती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ। एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इन्हीं वेसिकल्स से ही होता है। क्लियर? यानी कि इन्हीं वेसिकल्स से जो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वेसिकल्स हैं यही फर्दर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट, जैसे ये हमारे पास क्या प्रेजेंट थी? सिस्टर्नी, है ना, ये सिस्टर्नी प्रेजेंट थी। एंड इसके साथ साथ ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी, है ना, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे और क्या प्रेजेंट थे? यहाँ पर वेसिकल्स प्रेजेंट थे। तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह पार्ट जहाँ पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट है, वहाँ पर जो
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है उसे हम ट्रांजिशनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक है ना, जो हमारे पास RER है, ये कैसा है? मोस्ट स्टेबल है। बट जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मोर डायनेमिक है। ठीक है, ये इतना स्टेबल नहीं है। ये डायनेमिक क्यों है? क्योंकि ये जो लिपिड्स हैं उनका सिंथेसिस करेगा, जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं उनका फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो ये कैसे है? इनका जो स्ट्रक्चर से जो नेचर है वो कैसा है? डायनेमिक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेचर है, ये जो कह सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर से, जो इनका नेचर से वो कैसा है? वैसोफिलिक है, जो कि क्या होता है? एसिडिक होता है। इसके बाद राइबोसोम की बात कर लें कि जो राइबोसोम प्रेजेंट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ये कैसे हैं? 60S एंड 40S, इनके पास दो इनके पास यूनिट्स हैं। 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है जिसमें हमें 2 यूनिट्स देखने को मिलती हैं, एक 60S लार्जर सब यूनिट एंड सेकेंड इज 40S स्मॉलर सब यूनिट। सपोज करिए ये हमारे पास क्या है? मैसेंजर RNA। ठीक है, क्या है? मैसेंजर RNA। अब जब वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तब जो 80S हमारे पास जो राइबोसोम है, इसकी स्मॉलर सब यूनिट्स आकर राइबोसोम से बाइंड करेगी। ठीक है, जो 40S स्मॉलर सब यूनिट्स है ये मैसेंजर RNA से आकर बाइंड करेगी विद द हेल्प ऑफ जो राइबोफोरिन प्रोटीन्स की। ठीक है, यहाँ पर कुछ राइबोफोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं एंड जो 40S स्मॉल सब यूनिट्स हमारे पास है। ठीक है, 40S जो स्मॉल सब यूनिट्स है एंड जो 60S लार्जर सब यूनिट्स है, ये दोनों ही यूनिट आपस में राइबोफोरिन प्रोटीन से अटैच होती हैं। ठीक है, राइबोफोरिन प्रोटीन से अटैच होती हैं स्मॉलर सब यूनिट एंड जो लार्जर सब यूनिट्स है। एंड जो हमारे पास लार्जर सब यूनिट है 60S, ये प्रोटीन फॉर्मेशन के दौरान, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान बाइंड करती है ट्रांसफर RNA से। ठीक है, किसे बाइंड करती है? ट्रांसफर RNA से। ठीक है, RNA से। तो जो 40S सब यूनिट है ये सबसे पहले आके मैसेंजर RNA से बाइंड करेगी एंड उसके बाद इसी के ऊपर आके 60S जो हमारे पास लार्जर सब यूनिट है ये बाइंड करेगी। इसके साथ साथ जो हमारे पास चार्ज्ड ट्रांसफर RNA है उसके साथ बाइंड कर लेगी। तो यहाँ पर दोनों ही जो यूनिट्स हैं इनके बीच कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है? राइबोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट है, जो दोनों ही यूनिट्स को एक दूसरे से बाइंड करती है। क्लियर? आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखें। इसके बाद जो हमारे पास 60S राइबोसोम है अटैच टू सरफेस ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन। ओके, राइबोफोरिन प्रोटीन। ओके, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हमने यहाँ पर टू द पॉइंट मेंशन किया है। ठीक है, उनको इसके बीच जो डिफरेंस है उन्हें हमने टू द पॉइंट मेंशन किया है, जिन्हें आपको याद रखना है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैसा है? ग्रेनुलर है, राइबोसोम इसके सरफेस पे प्रेजेंट है एंड ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टोटल जो हमारे पास टोटल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका 2/3 पार्ट का फॉर्मेशन करता है। बट जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ग्रेनुलर है, दैट मीन्स एब्सेंट राइबोसोम, और ये होल राइबो जो हमारे पास टोटल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है उसका 1/3 पार्ट का फॉर्मेशन करता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिस्टर्नी से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो ये कैसा है? अनब्रांच्ड है। इसका ट्यूब्यूल्स से फॉर्मेशन हुआ है, तो ये कैसा है? ब्रांच्ड है। नाउ मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड मोर स्टेबल, दिस इज अ मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड लेस स्टेबल। ये ट्यूब्यूल्स से बना हुआ जो कि लेस स्टेबल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। मेनली
प्रोटीन फॉर्मेशन में जो रोल प्ले करता वो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन की मशीनरी किसके पास है, राइबोसोम के पास, और राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके साथ जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। इसके साथ साथ जो फैट सोल्यूबल हमारे पास विटामिन्स प्रेजेंट हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, इनका भी ये सिंथेसिस करता है। इसके साथ साथ ये स्टेरॉयडल्स हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। जो स्टेरॉयडल्स हार्मोन्स या फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डायरेक्टली मूव कर सकती हैं, है ना, विदाउट एनी चैनल प्रोटीन्स, क्योंकि ये क्या हैं, ये स्टेरॉयडल नेचर के हैं, ये लिपिड्स हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी मेनली किससे बनी है, लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, तो ये आसानी से मूव कर सकते हैं सेल के अंदर आपने इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स से। क्लियर। इसके बाद जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मोस्टली हमें पैंक्रियाटिक सेल में, लीवर सेल्स में एंड नर्व सेल में देखने को मिलती हैं। एंड जो हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमें मसल्स में सबसे अधिक देखने को मिलेगा, एडिपोज टिश्यू में, एंड इन मसल सेल मोडिफाई टू फॉर्म सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। जो मसल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। हम क्या कह रहे हैं कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारी मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, बट मसल्स में इसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कहकर हम इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस है किसका, कैल्शियम आयन का। कैल्शियम आयन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। क्लियर। इसके बाद जो हमारे पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मोस्टली तो देखा हमने पैंक्रियाटिक सेल में है, लीवर सेल में है एंड नर्व सेल में है। सपोज करिए सिंपली हमारे पास ये एक नर्व सेल प्रेजेंट है, ठीक है, हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया। सपोज करिए आपके पास एक ये नर्व सेल है, ठीक है, तो नर्व सेल की जो बॉडी है ना, नर्व सेल की जो ये बॉडी है इसमें क्या प्रेजेंट है, नीसेल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नीसेल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो नीसेल्स ग्रेन्यूल्स हैं ये एक्चुअल में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशन होते हैं, है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं जिन्हें हम नीसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये नीसेल्स ग्रेन्यूल्स हमारी नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कुछ हमारे पास स्पेशल टाइप के भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं जैसे कि डेस्मोट्यूब्यूल्स, माइक्रोसोम्स। तो डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में जब पढ़ाया था, सेल जो प्लांट सेल है, ठीक है, जो प्लांट सेल है वो एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से अटैच है विद द हेल्प ऑफ मिडिल लैमेली एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशंस के लिए प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, हमने जहाँ पर 2 प्लांट सेल्स बनाई थी, फिर हमने बताया कि जो प्लांट सेल्स हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म है, जो उनमें मैट्रिक्स है, वो क्या करता है, कम्युनिकेशन करते हैं। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट थे। एंड प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर एक ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, है ना, क्या प्रेजेंट थी, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी जिसे हम डेस्मोट्यूब्यूल्स कह रहे थे, ठीक है, जिससे हम डेस्मोट्यूब्यूल्स कह रहे थे। तो जो डेस्मोट्यूब्यूल्स हैं ये एक्चुअल में क्या हैं, दिस इज अ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज पासेस थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा कॉल्ड एज डेस्मोट्यूब्यूल्स। तो हमने डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशंस होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी मेनली किसमें, सिम्पोर्ट में। ओके।
एंड जो डिस्मोटिब्यूल्स हैं ये ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो डिस्मोटिब्यूल्स के बारे में हमने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। नाउ माइक्रोसोम, माइक्रोसोम क्या होते हैं, आपने दो टर्म सुने होंगे, माइक्रो बॉडीज़ है ना एंड माइक्रोसोम। जो माइक्रो बॉडीज़ हैं उसमें जब हम पढ़ रहे थे सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, तब हमने वहाँ बताया था कि कुछ माइक्रो बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जैसे प्रॉक्सीसोम, गैलेक्सीसोम, लाइसोसोम, फेरोसोम, है ना, फेरोसोम्स। तो जो प्रॉक्सीसोम थी वो तो प्रॉक्सीसोम जो माइक्रोबॉडीज़ थी एनिमल एंड प्लांट दोनों सेल में प्रेजेंट थी, बट जो हमारे पास गैलेक्सीसोम था एंड फेरोसोम्स ये मेनली प्लांट में प्रेजेंट थे। तो ये तो बात थी माइक्रोबॉडीज़ की। लेकिन माइक्रोसोम क्या है, अगर हम एक सेल को ग्रिंड करें, है ना, तो ग्रिंड करेंगे तो हम सेंट्रीफ्यूज को यूज़ करेंगे। तो अगर हमने एक सेल को ग्रिंड किया है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन फ्रेगमेंट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेटेड व्हिच कॉल्ड एज माइक्रोसोम्स। जब हम एक सेल को ग्रिंड करेंगे, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जब एक सेल का, तो उस सेल के अंदर जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे या जो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएगा, ग्रिंड होगा, है ना, वो भी इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ग्रिंड हो जाएंगे। तो जो ये छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ये पार्ट हमें ट्यूब में मिलेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम माइक्रोसोम कहते हैं। क्लियर। एंड नॉट फाउंड इन इंटैक्ट एंड लिविंग सेल्स। माइक्रोसोम्स लिविंग सेल में नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि ये तो जो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है वो ग्रिंड होने के बाद जो उसके छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट हैं उसी को हम माइक्रोसोम कहते हैं। क्लियर। अब अगर फंक्शन की बात करें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो आप सभी जानते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। प्रोटीन के फॉर्मेशन में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड हार्मोन्स जिन्हें हम स्टेरॉयडल हार्मोन्स कहते हैं, एंड लिपिड, इसके साथ साथ फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो हमारे पास प्रेजेंट है, इन सभी का क्या करता है, सिंथेसिस करवाता है। इन सभी का सिंथेसिस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज़ जो हमारे पास स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनलीज हैं उनमें भी अपना रोल ये प्ले करता है। एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करवाता है, इसके साथ साथ ग्लाइकोजन को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी में भी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गोल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर हमें सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स देखने को मिलेंगी। तो जो गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी है उनका फॉर्मेशन कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप आपने चीज़ों को राइट डाउन किया होगा। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये सभी जो टू द पॉइंट चीज़ें हमने मेंशन की आपको, ये आप एक अच्छे से एक ही बार में रिवीजन करके लर्न कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी जो वन डे एग्ज़ाम देते हैं या फिर जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ से आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनलीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ गोल्जी बॉडी, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो फॉर्मेशन होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, तो हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।